श्री विश्वंभर नाथ सचिव ग्राम स्वराज मिशन आश्रम द्वारा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह प्रस्तुति और विश्लेषण श्री विश्वंभर नाथ द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा, अध्ययन सामग्री एवं संदर्भों के आधार पर तैयार किया गया है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई दूर के भविष्य की काल्पनिक तकनीक नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन हमारी रोजमर्रा की थाली और उस मिट्टी से है जहां से हमारा खाना आता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा मुख्य फोकस प्राकृतिक खेती या कहें नेचुरल फार्मिंग के उन मूल तत्वों को डिकोड करना है। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पुराना ज्ञान और आज का आधुनिक मृदा विज्ञान आपस में मिलते हैं। और देखिए, ये कोई पीछे की ओर उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये एक बेहद एडवांस कृषि पारिस्थितिकी क्रांति है, एक ऐसा प्योर साइंस जो बंजर से बंजर जमीन में भी फिर से जान फूंक सकता है। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन 6 अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे मृदा संकट की असलियत से, फिर प्राकृतिक खेती का जीवंत विज्ञान समझेंगे, इसके 4 मुख्य स्तंभों पर बात करेंगे, वावसा व जल संरक्षण तकनीक को जानेंगे, इसका आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव देखेंगे और अंत में बात करेंगे भविष्य के मार्ग की। अब अगर हम हरित क्रांति के बाद की सच्चाई पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ दशकों से हमने अपनी खेती को बस एक फैक्ट्री की तरह देखा है। जमीन में खूब सारा रासायनिक खाद डालना, जहरीले कीटनाशकों का छिड़काव करना और ये मान लेना कि किसी मशीन की तरह हमें एक फिक्स उत्पादन मिल जाएगा। ये नजरिया बहुत ही मैकेनिकल रहा है और इसका नतीजा, अनजाने में ही सही, रसायनों के दम पर हमने धरती का पूरा प्राकृतिक इकोसिस्टम ही तबाह कर दिया। जबकि असलियत तो ये है कि मिट्टी कोई निर्जीव प्लास्टिक का स्टैंड नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक जीवित और सांस लेती हुई इकाई है। इसे एक बहुत ही कमाल के वैज्ञानिक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे शरीर में खाना पचाने के लिए गट माइक्रोबायोम होता है ना, जिसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया खाना पचाने और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही मिट्टी का भी अपना एक बहुत विशाल पाचन तंत्र होता है। अब सोचिए, खेतों में जो हम अंधाधुंध यूरिया डालते हैं वो असल में क्या है? वो मिट्टी के उन्हीं गुड बैक्टीरिया का सीधा सीधा कत्लेआम है। प्राकृतिक खेती कोई कृत्रिम रसायनों की ड्रिप नहीं लगाती, बल्कि ये मिट्टी के उसी पाचन तंत्र को नेचुरली मजबूत करने का विज्ञान है। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें इसके मूल दर्शन को समझना होगा। जापान के मशहूर कृषि वैज्ञानिक मासानोबु फुकुओका का डू नथिंग फार्मिंग मॉडल और भारत में सुभाष पालेकर जी का जीरो बजट प्राकृतिक खेती मॉडल दोनों इसी दर्शन पर टिके हैं। अब डू नथिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आलसी होकर बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। इसका वैज्ञानिक अर्थ है बाहरी रसायनों, जहरीले स्प्रे और जमीन का सीना चीरने वाली भारी मशीनों के दखल को पूरी तरह से रोक देना। और यही वो सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, या कहें कि गेम चेंजर है, जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। ध्यान से सुनिएगा। हम पौधे को नहीं, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को भोजन कराते हैं। आज की मॉडर्न फार्मिंग में हम क्या करते हैं? यूरिया सीधे पौधे की जड़ों में डालते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। प्राकृतिक खेती में हम मिट्टी के उस इकोसिस्टम को, उन लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवों को पोषण देते हैं ताकि वे अपना काम खुद ब खुद कर सकें। जब मिट्टी के इन सूक्ष्म जीवों को एक्टिवेट किया जाता है तो पता है क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह काम करने लगते हैं। हमारी हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है। एजोटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया हवा से इस नाइट्रोजन को सीधे खींचते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं और पौधे को परोस देते हैं। बिल्कुल इसी तरह मिट्टी में जो जमा हुआ फास्फोरस है, उसे ये जीवाणु पिघलाकर जड़ों तक पहुंचाते हैं। तो खजाना कहीं बाहर से नहीं लाना है, खजाना तो हवा और जमीन में ही मौजूद है। प्राकृतिक खेती बस उस खजाने को खोलने की मास्टर चाबी है। लेकिन हाँ, इस मास्टर चाबी को इस्तेमाल करने के कुछ सख्त नियम भी हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह की गहरी जुताई नहीं होती। रासायनिक खादों का इस्तेमाल तो पूरी तरह से बैन है। निराई यानी वीडिंग की जगह मल्चिंग का इस्तेमाल किया जाता है और रासायनिक कीटनाशकों को पूरी तरह से ना कह दिया जाता है। और इन्हीं कड़े नियमों पर प्राकृतिक खेती के 4 मुख्य स्तंभ मजबूती से खड़े हैं। जब हम ये अप्राकृतिक छेड़छाड़ बंद कर देते हैं तो मिट्टी का इकोसिस्टम अपनी खुद की रक्षा प्रणाली और न्यूट्रिशन नेटवर्क को वापस बनाने लगता है। बिना जुताई के मिट्टी का स्ट्रक्चर सेफ रहता है और बिना रसायनों के सूक्ष्मजीव तेजी से पनपने लगते हैं। चलिए अब नेचुरल इनपुट्स की बात करते हैं। तो शुरुआत होती है बीजामृत से। ये कोई साधारण लेप नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल ड्यूअल एक्शन मैकेनिज्म है। गाय के गोबर, गोमूत्र और चूने से बना ये मिश्रण बीज को खेत में बोने से पहले ही उसमें सूक्ष्म जीवों का टीकाकरण यानी एक तरह का वैक्सीनेशन कर देता है। इससे बीज के अंदर बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है।
इसे आप एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी भी बीज को बीजामृत से कोट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी छोटे बच्चे को बरसात में स्कूल भेजने से पहले एक बढ़िया मजबूत रेनकोट पहना देते हैं। जमीन के अंदर मौजूद नुकसान पहुंचाने वाले फंगस और बीमारियों से ये प्राकृतिक रेनकोट बीज को अंकुरित होने तक पूरी तरह से सेफ रखता है। अब बीज बोने के बाद बारी आती है जमीन में जान फूंकने की, और यहां एंट्री होती है जीवामृत की। यहां ये साफ कर दूं कि जीवामृत कोई खाद या फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं है। ये तो एक माइक्रोबियल इंक्यूबेटर है। इसमें हम पानी में थोड़ा सा गोबर, गोमूत्र, एनर्जी के लिए गुड़ और प्रोटीन के लिए बेसन मिलाते हैं, और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में यह मिश्रण करोड़ों सूक्ष्म जीवों की एक सुनामी में बदल जाता है, जो एकदम सूखी बेजान मिट्टी को भी बहुत तेजी से जिंदा कर देता है। जो भी श्रोता इस वैज्ञानिक चर्चा का आनंद ले रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस @डिजिटल ग्राम स्वराज्य चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसा बेहतरीन कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। भीषण गर्मी में इन सूक्ष्म जीवों को कैसे बचाएं? इसके लिए काम आती है आच्छादन यानी मल्चिंग और वापसा टेक्निक। इसमें जमीन को साल भर फसलों के बचे हुए अवशेषों से ढककर रखा जाता है। इस अंधेरे और ठंडक की वजह से जमीन की गहराई से देसी केंचुए ऊपर आते हैं, और उनके ऊपर नीचे जाने से लाखों प्राकृतिक सुरंगें बन जाती हैं। बाहर की हवा इन सुरंगों में जाती है और वाष्पीकरण की वजह से पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये इतना चमत्कारिक विज्ञान है कि इससे सिंचाई के पानी में 50 से 60% तक की भारी बचत होती है। अगर हम इसका एक व्यापक तुलनात्मक विश्लेषण करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। प्राकृतिक खेती केवल जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये एक कदम और आगे है। ये बाहरी इनपुट की लागत को लगभग शून्य पर ला देती है। सोचिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसानों को बाजार के भरोसे रहने के बजाय पूरी तरह से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाता है। चलिए थ्योरी से निकलकर जरा ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के नंदियाल के एक युवा किसान बोया रवि की सफलता इसका जीता जागता सबूत है। उन्होंने अपनी 3.66 एकड़ जमीन पर जीरो कॉस्ट वाला मल्टी क्रॉपिंग मॉडल अपनाया, और सबसे कमाल की बात, उन्होंने बिचौलियों को पूरी तरह हटा दिया और फेसबुक के जरिए सीधे उन ग्राहकों को अपने रसायन मुक्त उत्पाद बेचे जो अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं। ये प्राचीन कृषि ज्ञान और 21वीं सदी की सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। और ऐसी सक्सेस स्टोरीज के पीछे मुनाफे का एक बहुत ही सॉलिड, अचूक गणित काम कर रहा है। वैज्ञानिक डेटा बताता है कि प्राकृतिक खेती में शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट में 123.6% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी होती है। और मजे की बात यह है कि यह मुनाफा सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ने से नहीं आ रहा है, बल्कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरिया और कीटनाशकों पर जो भारी भरकम खर्च होता था वो घटकर सीधा जीरो हो गया है। आर्थिक फायदों के साथ साथ इसका एनवायरनमेंट पर भी बहुत बड़ा और पॉजिटिव असर पड़ रहा है। खेतों की जुताई ना करने और लगातार मल्चिंग करने से प्राकृतिक खेती एक कार्बन सिंक की तरह काम करती है। इसका मतलब है कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और सूक्ष्म जीव उसे जमीन के अंदर सुरक्षित लॉक कर देते हैं। रसायनों का इस्तेमाल बंद होने से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 55 से 85% तक की जबरदस्त गिरावट देखी गई है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और बिल्कुल यही वजह है कि अब ये सिर्फ मुट्ठी भर किसानों का व्यक्तिगत प्रयास नहीं रहा। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन यानी NMNF के जरिए भारत सरकार ने इसे एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बजट के साथ अब लक्ष्य यह है कि देश के 1 करोड़ किसानों को इस एडवांस्ड और टिकाऊ इकोलॉजिकल साइंस से जोड़ा जाए। हालांकि देखिए, बदलाव कभी भी रातों रात नहीं होता। इसकी कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं जिन्हें हमें मानना होगा। रसायनों के अत्यधिक उपयोग से जो मिट्टी लगभग मर चुकी है, उसे फिर से जिंदा होने और पूरी तरह डिटॉक्स होने में 1 से 2 साल का वक्त लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके समाधान भी जमीनी स्तर पर तेजी से बनाए जा रहे हैं। जैसे गांवों में बायोरिसोर्स सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां से किसान आसानी से तैयार जैविक इनपुट्स ले सकते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे विजन का सार एक इंटीग्रेटेड और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम में छिपा है। आपको पता है, प्रकृति की डिक्शनरी में कचरा या वेस्ट नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। जो एक का कचरा है वो दूसरे का खाना है। पशुधन जीवन देता है, फसल का अवशेष मिट्टी की रक्षा करता है। ये एक परफेक्ट क्लोज लूप इकोसिस्टम है। यहां हम इंसान केवल एक सहयोगी हैं, प्रकृति के मालिक या नियंत्रक नहीं।
तो हमारे अब तक के इस पूरे विश्लेषण का निष्कर्ष क्या निकला? यही कि बीजामृत से लेकर जीवामृत, वापसा और मल्चिंग तक ये सभी तत्व एक साथ मिलकर एक ऐसा कमाल का चक्र बनाते हैं जो लागत को जमीन पर ले आता है, कार्बन को मिट्टी में सुरक्षित करता है और किसानों को सच्ची आर्थिक आज़ादी देता है। ये सिर्फ खेती का कोई नया तरीका नहीं है, ये सच में एक संपूर्ण कृषि पुनरुज्जागरण है। तो आइए इस उन्नत और बेहतरीन विज्ञान के साथ धरती माँ को इन जहरीले रसायनों से विषमुक्त करने का एक पक्का संकल्प लें। प्राकृतिक खेती वाकई हमारे और हमारे भविष्य के लिए एक वरदान है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बंजर, जहरीली जमीन छोड़कर जाना चाहते हैं, या फिर एक जीवंत, सांस लेती हुई हरी भरी धरती? निर्णय पूरी तरह हमारा है। यदि ये प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस @डिजिटल ग्राम स्वराज्य चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।